going to begin another chapter, that is chapter 2 of your syllabus of economics, that is sectors of Indian economy. अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट देखा था जिसमें हमने डेवलपमेंट स्टडी किया था कि डेवलपमेंट के क्या क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज रहती हैं, ये सारी चीज़ें हमने उस टॉपिक में देखी थी. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट या फिर जो भी इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, वो किन बेसिस पे क्या उसका क्राइटेरिया होता है, कैसे उसमें डिविजन होते हैं, काम किस तरीके से होता है, और अगर काम हो रहा है तो किस सेक्शन में क्या काम हो रहा है, ये चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो है इस चैप्टर की वो है सेक्टर्स. इसमें है फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर. अब प्राइमरी सेक्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना चाहूँगी कि हम हमारे जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में ही जो फर्स्ट पेज में आपको अलग अलग इमेजेस दी गई हैं उसमें अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज कैरिड आउट होती हुई दिख रही हैं. जैसे कुछ एक्टिविटीज में दिख रहा है प्रोडक्शन, तो जिससे हमें एक जनरल आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी चीज का कोई चीज जो है यहाँ पे बन रही है. इसके बाद नेक्स्ट जो देखने को मिल रही है वो है मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, जो भी चीज यहाँ प्रोड्यूस हुई है उस चीज से कुछ ना कुछ यहाँ पे नई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है. फिर तीसरी चीज जो दिख रही है वो है सेलिंग. मार्केट में उसे किस फॉर्म में जो है बाहर बेचा जा रहा है, ठीक है, कंज्यूमर्स तक. ये तीन चीजें जो है फर्स्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें जो है दिखाई दे रही हैं. तो इसी से हम एक आइडिया लगाते हैं कि तीन सेक्टर्स तो होंगे ही होंगे. अब इसमें हम फर्स्ट देखेंगे प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे कॉटन का. अब कॉटन एक प्लांट है, यूजुअली एग्रीकल्चरल बेस्ड है. तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि हम किस पे डिपेंडेंट होंगे कि एक सीजन होगा पर्टिकुलर, एक टाइप की सॉइल होगी जहाँ पे इसको ग्रो कर सके. जैसे हमें पता है ब्लैक सॉइल, तो सॉइल, फिर अदर फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स जो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं इसके ग्रोथ में. तो ये सारी फैक्टर्स. इसके बाद या फिर हम दूसरी चीज एक और इसमें कंसिडर कर सकते हैं मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है. जैसे कॉटन तो जो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, मिल्क की बात करें तो एनिमल बेस्ड है कि जो भी एनिमल हम यूज कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका जो भी आउटपुट वो हमें दे रहा है, जो भी एनिमल है वो किस बेसिस पे दे रहा है, अच्छी क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें. तो ये दोनों जो चीजें हैं बेसिकली आएंगी किस कैटेगरी में, नेचुरल रिसोर्सेज में है. तो ये एक तरह के नेचुरल रिसोर्सेज ही दोनों, क्योंकि नेचर के पास जो चीजें हैं उसी से हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली कहाँ रिवॉल्व करता है, इट यूजुअली रिवॉल्व्स अराउंड ऑल द थिंग्स व्हिच नेचर प्रोवाइड्स अस. वो सारी चीजें जो एग्रीकल्चरल बेस्ड होती है या नेचुरल बेस्ड होती है. अब एग्रीकल्चरल के साथ साथ यहाँ पे मिनरल्स भी आ जाएंगे क्योंकि मिनरल्स भी हमें नेचर ही प्रोवाइड करता है. तो सारी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी, मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन, ओर्स की एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होगी, ये सब एक्टिविटीज किसकी कैटेगरी में आएंगी, प्राइमरी सेक्टर कैटेगरी में आएंगी. अब यहीं पे आपका डेयरी भी आ जाएगा क्योंकि डेयरी में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी किससे रहेंगी, एनिमल्स से रिलेटेड रहेंगी. शिप रेयरिंग, बी, जो बी हनी बीज को कल्टीवेट किया जाता है बी प्रोडक्शन के लिए, ये सारी चीजें, या फिर जो लैक इंसेक्ट होते हैं उनको कल्टीवेट किया जाता है, सिल्क वर्म्स जो होते हैं उनको रियर करा जाता है. तो ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर की कैटेगरी में आएंगी क्योंकि क्या रहता है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो किससे रिलेटेड होगा, नेचर के आसपास होगा. जो भी चीजें होंगी वो नेचर से एक्सट्रैक्ट की जाएंगी और उसी में जो है नेक्स्ट स्टेज में जो है आगे चल के जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करवाया जाएगा. या ऐसा भी हो सकता है कि जो भी चीजें हैं वो एज इट इज, जैसे अगर किसी लोकल एरिया की बात करें तो हम मिल्क की बात करें तो एनिमल से लेके ऐसे भी होते हैं ना, जैसे हमारे घर पे रोज मिल्क में जाते हैं सुबह दूध या शाम को दूध लेकर, तो वो क्या होता है किसी पर्टिकुलर एरिया से आते हैं वो, और वो जो भी मिल्क जो भी अपने साथ लेके आते हैं वो हमें एज इट इज जो है प्रोवाइड कर देते हैं. तो कई सारे प्राइमरी सेक्टर में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो विदाउट मैन्युफैक्चरिंग एज इट इज जो है मार्केट पे अवेल हो जाती है कि हाँ ये डायरेक्टली यूजेबल है, इसे डायरेक्टली यूज किया जा सकता है. तो प्राइमरी में क्या रहेगा, मैक्सिमम रॉ मटेरियल और कुछ ऐसे गुड्स होंगे जो एज इट इज कंजम्पशन के लिए रेडी होंगे. सो ये है प्राइमरी सेक्टर. अब इसके बाद जो है हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर.
प्राइमरी सेक्टर हमने देखा अभी। अब प्राइमरी सेक्टर क्योंकि एग्रीकल्चरल जो भी एक्टिविटीज कैरिड आउट होती है उनके आसपास रिवॉल्व करता है, इसलिए इसे एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी जो है बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। इसका दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में जितना भी रॉ मटेरियल जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है उसके अंदर किसी न किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग या फिर कहें प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट हो रही होती है, इसलिए जो है सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे शुगर केन का, कि शुगर केन जो अगर हम शुगर केन हमें पता है एनुअल क्रॉप होता है, साल भर लगता है इसको ग्रो करने के लिए। अब शुगर केन मार्केट में जूस के फॉर्म में अवेलेबल होता है कि हाँ भाई अपन गर्मी में निकले हैं तो कई सारे स्टोर्स आपको दिखेंगे मार्केट में, कई सारे वेंडर्स ऐसे दिखेंगे जो आपको क्या दे रहे होंगे, ऑफर कर रहे होंगे कि गर्मी बहुत है, आप शुगर केन का जो है गन्ने का जो है रस कंज्यूम कर लीजिए। वो उसी में अच्छा खासा अपना जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, पर शुगर केन से हमें ये भी पता है कि गुड़ बनता है, जैगरी बनता है, शुगर भी उससे बनती है। तो कुछ फार्मर्स तो उन लोगों को दे देंगे कि हाँ ठीक है भाई ले जाओ जूस बनाना, अपना काम करना जो भी करना हो। पर कुछ फार्मर्स क्या करेंगे, कुछ बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके पास जो है जाएंगे और उनको अपना जो भी शुगर केन होगा वो देंगे, उसके बदले में वो उनको पैसा प्रोवाइड करेंगे। अब वो जो शुगर केन होगा वो उस इंडस्ट्री में जाके प्रोसेस्ड होगा और उससे जो है जैगरी शुगर जो है आगे चल के बनेगी। तो इस तरह से जो है सेकेंडरी सेक्टर में काम चलता है कि जो भी प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है उससे जो है एक फिनिश्ड गुड आइटम बनाया जाता है। अब ये मैंने शुगर केन की बात की तो हमने एक एग्रीकल्चरल चीज देखी थी, इसके अलावा कई सारे ओर्स भी होते हैं जो फर्स्ट सेक्टर से प्राइमरी सेक्टर से लिए जाते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में उससे फिनिश्ड गुड बनाया जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर की बात हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर थोड़ा सा एलोबरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, इसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। अब टर्शरी सेक्टर में क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल बना, सेकेंडरी सेक्टर में उससे फिनिश्ड गुड बना। अब कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जो फिनिश्ड गुड बना है उसे मार्केट में पहुंचाया जाए, बेचा जाए। तो लिंक का जो भी काम है, जैसे आप ग्रोसरी स्टोर्स देखते हैं, आप अपने आसपास बिग बाजार या अलग अलग जो है मेट्रो अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखते हैं जहाँ पे आपको ये सारे सामान जो है अवेलेबल है। तो ये क्या है, एक तरह से सर्विस है जो वो स्टोर ओनर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। आप वहाँ जाएंगे और सामान लेके आएंगे। अब यहाँ पे आपका क्या सामान चीजें बच रही है कि आपको डायरेक्ट किसी इंडस्ट्रियल यूनिट पे नहीं जाना पड़ रहा है, वहां से जाके सामान नहीं लेके आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस सिटी में आप रहते हो वहीं पे आपके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले हैं जहाँ से आप जो भी सामान है, आपको जो भी लगता है, गेहूं चावल जो भी सामान आपको लगता है वो सब आप आराम से इजीली वहां से लेकर आ सकते हो। अब ये हमने डेली जो अपनी बेसिक नीड्स होती है उनकी बात की। अब इसी सेक्टर में आपका आता है हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर के अंदर ही जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं या स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो भी चीजें होती हैं ये सब किसके कैटेगरी में आएंगे, टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है। तो ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं नॉर्मल पॉपुलेशन को, जो आम जनता है उन लोगों को, इसलिए टर्शरी सेक्टर को जो है सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। अब ये तो बात करते हैं हम पुराने टाइम की कि हाँ उस टाइम तक जो है, पुराने मतलब 70s 80s 90s तक की बात करते हैं, तो तब तक ये यहाँ तक जो है रेस्ट्रिक्टेड था। आज की डेट में बात करें तो नए नए और ऐसे सेक्टर्स जो इसके अंदर आते जा रहे हैं। जैसे आज की हम बात करें तो जैसे हम ऑनलाइन कुछ भी, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, IT कंपनीज हो गई, ये सारी चीजें किसकी कैटेगरी में आएंगी, एक तरह से सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में ही आएंगी। बैंकिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सब किस कैटेगरी में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा। कि आप किसी एरिया में रह रहे हो, वहां पे आपको कैश विड्रॉ करना है, ATMs कि हाँ ऐसे आपके पास कैश नहीं है, आप शॉपिंग करने गए, कार्ड काम नहीं कर रहे, क्या करोगे, फटाफट जाओगे ATM से पैसा जो है निकाल के लेके आ सकते हो। आपको कॉन्स्टेंटली जो है कैश भी नहीं कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, एक तरह से सर्विसेज जो है आपको मिल रही है, ये इसकी कैटेगरी में आएंगी। घर पे बैठे हो, खाना नहीं बनाना या जो भी है आपका कि यार आज ये नहीं है, ये
तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको ट्रैवल करना है, आपको जो है कोई टू व्हीलर चलाना है या कोई भी व्हीकल आपको ड्राइव करना नहीं आता, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है कि हाँ चलो ठीक है काम करते हैं, उबेर या कुछ भी आप कॉल कर सकते हो, आप उनको बुला सकते हो। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगी? टर्शरी सेक्टर की कैटेगरी में आएंगी। तो आज की हम बात करें, प्रेजेंट एरा की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो बूम है वो किस सेक्टर में है? टर्शरी सेक्टर में। कॉन्स्टेंटली इसमें जो है नए नए डेवलपमेंट जो है रोज हमें देखने को मिल रहे हैं कि आज ये, आज वो, कल वो। जैसे हम नॉर्मल अगर हम बात करें फोन पे या इन सब चीजों की, पहले जो है हमें, अगर आप कोई नॉर्मल सब्जी वाला या ऐसा वेंडर है जहाँ पे आप अपना कार्ड नहीं स्वाइप कर सकते, तो आज आपको उसके पास भी फोन पे या ऐसे दूसरे ऑप्शंस जो है अवेलेबल मिल जाएंगे कि आप फोन से उससे जो है ट्रांसफर पैसा कर सकते हो। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? टर्शरी सेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। तो ये जो है डिफरेंस है, 3 सेक्टर्स है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी जो होगा एग्रीकल्चरल रिलेटेड होगा, सेकेंडरी जो होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल रिलेटेड होगा, और टर्शरी जो होगा सर्विस सेक्टर होगा। तीनों में अलग अलग तरह की जो है एक्टिविटीज कैरिड आउट होती हैं, तीनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग है, डिफरेंट है। पर एक और चीज है जो इन तीनों को मिक्स करती है, वो है ये कि ये तीनों जो है इंटरडिपेंडेंट है। एक साइकिल में यहाँ पे काम होता है। कैसे? जैसे कि नॉर्मल एक शुगरकेन फार्मर है जो गन्ने की खेती करता है। अब वो शुगरकेन फार्मर क्या करता है? मना कर देता है किसी भी इंडस्ट्रीज को कि भाई मैं आपको जो है अपना गन्ना जो है नहीं देने वाला आगे से। तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, अब उसे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा? कुछ टाइम बाद उसकी जो भी इंडस्ट्री होगी, जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, वो शट डाउन हो जाएगा। कुछ दिन बाद उसमें कुछ, जब उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो उसके अंदर वो क्या काम करेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, जब वहां पे कुछ फिनिश्ड गुड, कुछ आइटम बनेगा ही नहीं, तो मार्केट में टर्शरी सेक्टर में बिकने के लिए क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली एक केस हमने ये कंसिडर करा, दूसरा केस हम ये कंसिडर करते हैं कि शुगर केन फार्मर रेडी है शुगर केन प्रोवाइड करवाने के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरर को, पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मना कर देता है कि नहीं, यहाँ का जो शुगर केन है उसमें सुक्रोज कंटेंट अच्छा नहीं है, मिठास अच्छी नहीं होती, तो मैं तो क्या करता हूँ, इंपोर्ट करवा लेता हूँ किसी दूसरी कंट्री से। तो वो क्या करता है? दूसरी कंट्री से शुगर केन इंपोर्ट करवाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो फार्मर है, जो शुगर केन की खेती कर रहा है, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसके लिए डिफिकल्टी क्रिएट होगी यहाँ पे कि अब वो अपना गन्ना किसे बेचेगा। ठीक है, तो ये तीनों जो चीजें हैं एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ में रन होती है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, ये एक साइकिल वे में जो है चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने देखी। अब इससे रिलेटेड दूसरे फैक्टर्स क्या क्या है वो अब हम देखते हैं। अभी तक हमने जो है तीनों सेक्टर्स देखे। अब ये तीनों सेक्टर्स कैसे डिवाइड किए जाते हैं, किस बेसिस में इसमें काम कर रहे जो लोग होते हैं उनके अंदर कंपैरिजन कैसे किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, अब कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स में आएगा कि कौन कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा रहा है, कितने % लोग जो हैं पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं और कितने फ्लरिश्ड हैं। ठीक है, अब इससे पहले एक और चीज देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है यूजुअली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज आस्क्ड। जो भी इंटरमीडिएट, जो भी रॉ मटेरियल होते हैं, उनकी पैसे या जो उनकी जो भी प्राइस होती है वो क्यों नहीं पूछी जाती। जो भी पैकेट्स हम देखते हैं, जो भी मटेरियल जो भी हम खरीदते हैं, उस पे एक फाइनल गुड्स प्राइस जो है वही मेंशन होती है। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो कभी भी मेंशन नहीं की जाती। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्यों फाइनल गुड्स की प्राइस ही हमेशा मेंशन होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस हमेशा मेंशन क्यों नहीं होती? तो इसमें जो भी हमारे कंट्री के इकोनॉमिस्ट हैं उनका ऐसा सजेशन होता है कि सपोज हम आटे की बात करते हैं, तो आटा हमें पता है किससे बन रहा होता है? व्हीट से। ठीक है, अब एक केस हम इसमें एग्जांपल कंसिडर करते हैं बिस्किट्स का। ठीक है, बिस्किट्स, अब नॉर्मल हम लिखते हैं कि एक पैकेट बिस्किट का, जिसके अंदर अलग अलग पैकेट्स होंगे, एक बड़ा पैकेट बिस्किट का 60 रुपीज का होता है, इसके अंदर अराउंड 4 पैकेट्स होंगे, जिसका एक एक इंडिविजुअल 15 रुपीज प्राइस होगा। 15 रुपए का एक पैकेट जो है मार्केट में। पर अगर हम बात करें कि लूजली अगर इसे हम बोले कि एक कहीं
बाहर हम लेने जाते हैं तो लूजली अगर हमें एक एक पैकेट मिले तो नहीं, हमें अगर लेना है, हम चाहते हैं कि 60 रुपीज में हमें वो पैकेट मिले, तो वो हमें किसी पर्टिकुलर उससे ही लेना पड़ेगा। ठीक, अब 60 रुपीज के उस पैकेट में क्या क्या चीजें रहेंगी, बिस्किट्स में फ्लावर, व्हीट फ्लावर और जो भी सोडा वोडा जो भी चीजें रहेंगी वो सारी चीजें रहेंगी। तो अब इन सब चीजों को आप क्या बोलोगे, इंटरमीडिएट गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स अलग अलग नंबर में रहेंगे, इन सबको ऐड करके जो फाइनली बिस्किट बनेगा। अब एक एक चीज की जो है इंटरमीडिएट, एक एक इंटरमीडिएट आइटम की प्राइस रखना, पैकेट पे मेंशन करना, एक क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट काम हो जाएगा। हमें पता है कि हाँ आटा तो जो है मैक्सिमम कितना 8 रुपए 4 रुपए कुछ और इससे कम का ही होगा। ठीक है, फिर जो दूसरा चीज उसमें लग रहा होगा उन सब का भी प्राइस जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक, वो सब उसके बाद जो मशीनरी यूज होगी उसको, उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो अवन्स वो सब लगेंगे और जो पैकेजिंग चार्ज होगा वो सब मिला दो, तब जाके एक नॉर्मल पैकेट की बात करें तो वो 10-15 बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी कोई अच्छी कंपनी का बिस्किट हो तो आप मान लो कि हाँ चलो ओरियो की बात करें 35 इतना। ठीक है, पार्ले जी की बात करें तो उसके 5 रुपये हमेशा से अभी तक मेंटेन करके रखे हैं। ठीक, तो अलग अलग जो है प्राइसेस लिखना पैकेट पे या बताना उससे बेटर है कि क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें जो है इसमें इतनी है, आराम से हो जाएगा। इसलिए कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की जो है वैल्यू या प्राइस जो है किसी भी उस पर मेंशन नहीं की जाती या कैलकुलेट नहीं की जाती। हमेशा जो फाइनल गुड्स की जो भी प्राइस होती है वही कैलकुलेट की जाती है कि हाँ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन के अंदर जो भी चार्जेस लगे हैं वो पता चल गए हैं कि हाँ मिनिमम ये इतना लगा होगा, बनने के बाद कितना है ये जो है यही कंज्यूमर तक हमें पहुंचाना है, जिसके अंदर वो टैक्स भी इंक्लूड कर देते कि हाँ इतना इतना टैक्स इस पर्टिकुलर आइटम पे लगेगा। इसलिए इन केस इन द एग्जाम इफ यू आर बीइंग आस्क्ड कि फाइनल गुड्स की क्यों फाइनल गुड्स ही हमेशा क्यों पूछा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस जो है कभी भी मेंशन क्यों नहीं होती, तो आप यू शुड बी आंसरेबल कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, अंडरस्टूडेबल होते हैं कि हाँ ये इतना इतना होगा, इसलिए जो है फाइनल गुड्स ही हमेशा समझा जाता है या मेंशन किया जाता है किसी भी पैकेट पे। अब इसके बाद हम देखते हैं अनदर टॉपिक विच इज जीडीपी। तो नेक्स्ट टॉपिक हियर इज जीडीपी। क्या होती है जीडीपी? तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो भी गुड्स बने हैं मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, अभी हमने देखा कि हम फाइनल गुड्स को ही मेंशन करते हैं, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं देखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं अलग अलग सेक्टर्स में, 3 सेक्टर्स है हमारे पास, तीनों सेक्टर्स में जो फाइनल गुड बना है उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज मतलब बेचने में जो भी लगा है वो सारी चीज़ें हर साल इन ईच ईयर प्रोवाइड करती हैं कितना प्रोडक्शन जो है, कितना प्रोडक्शन हर सेक्टर में हुआ है। ठीक है, फाइनल गुड कितना बना है, उसमें सर्विस चार्ज कितना लगा है, वो उस पर्टिकुलर ईयर का और उस पर्टिकुलर सेक्टर का कितना प्रोडक्शन हुआ है वो बताती है। ठीक है, अब इन तीनों का जो भी प्रोडक्शन हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में सम निकालेंगे, तीनों सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी का, टर्शरी का, इन तीनों का जब हम सम करेंगे, एग्रीगेट करेंगे इनको, तो हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी। आप लोग कई बार अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, सुनते होगे न्यूज़ में, तो आप सुनते होगे जीडीपी गिर गई, जीडीपी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, तो यही जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कितना प्रोडक्शन जो है हो रहा है कंट्री में। अब क्योंकि प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है, सर्विसेज भी इन्वॉल्व है, तो आपको जब कभी भी आप ये वर्ड सुनो कि जीडीपी गिर गई बढ़ गई, तो उससे क्या समझना कि प्रोडक्शन या सर्विसेज जो है गिर रही है, इसलिए जीडीपी गिरी। ठीक है, अब जीडीपी एक और वे में आप डिफाइन कर सकते हो कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो नोन एज जीडीपी। ये एक मैमूथ टास्क होता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ की जीडीपी एक पेस में मेंटेन करके रखना। तो ये सब कौन मेंटेन करके रखता है? सेंट्रल मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत सारे उनको एडवाइस देने वाले रहते हैं सेक्रेटरीज, वो सब मिलके अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनियन टेरिटरी से अलग अलग लोग आते हैं, पूरा बजट प्लान करते हैं, अलग अलग एरिया में कितना जो है इन्वेस्टमेंट करना है, एग्री प्राइमरी सेक्टर में कितना गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है, सेकेंडरी में कितना करवाना है, जो अगर कोई इंडिविजुअल अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जाता है तो उससे कितना टैक्स कलेक्ट करना है, सर्विस सेक्टर में कितना ग्रांट देना है, कितना वहाँ से कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं जीडीपी के अंदर, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर आती हैं।
जितना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा जीडीपी उस कंट्री की बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा इकोनॉमी उस कंट्री की फ्लरिश होगी। तो ये है जीडीपी। अभी तक हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, तीनों सेक्टर्स। कई बार आपसे एग्जाम में तीनों सेक्टर्स का डिफरेंस भी पूछा सकता है कि डिफरेंस फॉर्म में बताइए। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि फाइनल गुड्स का जो है फाइनल गुड्स की प्राइस ही क्यों मेजर की जाती है, दूसरी चीज़ें कभी भी क्यों नहीं पूछी जाती वो, और उसके बाद जीडीपी। ये 3 टॉपिक हमने देखे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट और उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज जो हैं हमारी कंट्री में प्रिवेल्ड हैं। सो हम देख रहे थे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, क्या क्या डेवलपमेंट है। तो अभी आज के प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो एक चीज़ जो है नॉर्मली देखने को मिल रही है वो है ये कि टर्शरी सेक्टर का बहुत जो है इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। जो सर्विस सेक्टर है हमारी कंट्री का, इसमें बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और इम्पोर्टेंस भी बढ़ रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है उसके फैक्टर्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, पहला है पब्लिक फैसिलिटीज। अब जैसे कि हम अपनी कंट्री का केस कंसिडर करते हैं, इंडिया का केस कंसिडर करते हैं। इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बेसिक जो पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जैसे कि एजुकेशनल, हेल्थ, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, सेफ्टी, पुलिस स्टेशंस, जो लेटर्स हो, पोस्ट ऑफिसेस, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ये सब किसकी कैटेगरी में आएगा, सर्विस सेक्टर की। तो क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट कराना ही पड़ेगा, तभी जो है पॉपुलेशन की नीड्स जो है मीट हो पाएंगी। आज तक, अभी तक की बात करें तो अभी तक भी कंट्री सक्सेसफुल नहीं हो पाई है कि जो भी हेल्थ डिमांड्स हैं लोगों की, जो भी हेल्थ इतनी अच्छी हेल्थ नहीं है कंट्री के लोगों की, कि जो भी उनकी डिमांड्स है वो जो है फुलफिल हो रही हैं। हॉस्पिटल्स लैकिंग हैं, डॉक्टर्स लैकिंग है। लैकिंग मतलब उनके नॉलेज की बात नहीं हो रही है, नंबर की बात हो रही है कि नंबर जो है अभी भी बहुत कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। सेम गोज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है कि बच्चों को वहाँ पे एडमिशन्स मिल जाएं, वहाँ पे जाके वो पढ़ सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंस क्रिएट कर रही हैं कि हाँ टर्शरी सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए जो है प्राइवेट सेक्टर जो है फ्लरिश हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ पे लैक करती है कि हाँ यहाँ पे हम नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो वो क्या दे देती है, प्राइवेट सेक्टर्स में ही चीज़ें प्रोवाइड करा देती है कि हाँ ठीक है भाई, आप हॉस्पिटल्स खोल लीजिए, आप स्कूल्स खोल लीजिए, आप डेवलपमेंट करवाइए। तो वहाँ पे जो है इस तरह से जो है जो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ की वजह से जो है टर्शरी सेक्टर में एक बूम आई है कि हाँ ढेर सारे प्राइवेट स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ढेर सारे आपको जो है हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स, ये सब चीज़ें जो है ये सब इस कैटेगरी में आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं। जो भी रॉ मटेरियल बना प्राइमरी सेक्टर में, उससे जो भी फिनिश्ड गुड आइटम बना सेकेंडरी सेक्टर में। अब पहले तो प्राइमरी सेक्टर जो खेत में बना उसे किसी इंडस्ट्रियल यूनिट तक ले जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टर्शरी सेक्टर की हेल्प लगेगी। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर को जो भी फिनिश्ड गुड बनेगा उससे मार्केट तक अवेल करवाना, लोगों तक पहुँचाना, ये भी किसकी हेल्प से होगा, ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये सब फिर किस पे डिपेंडेंट होंगे, अगेन टर्शरी सेक्टर पे। अब यहाँ पे हम एक और केस कंसिडर कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में एक और चीज़ जो है हो रही है वो है लोन्स ऑफर, ठीक है। ऐसा कोई इंसान जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिसके पास थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, पर उसके अंदर नॉलेज है, उसके अंदर चाहे कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, तो वो कहाँ से हेल्प लेगा, टर्शरी सेक्टर की बैंकिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। उसके अंदर नॉलेज है, काम करने की नीयत है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले बैंक से, टर्शरी सेक्टर से हेल्प लेगा, लोन लेगा। उसके बाद अगर उसे खेती करनी है, आज की डेट में ऐसे भी कई एग्जांपल्स हैं कि बाहर बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं बंदे और इंडिया में आके वो खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर में जाके काम करेंगे, या फिर उनके अंदर दूसरा टैलेंट है कि हाँ भाई मैं इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ, कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाना चाहता हूँ, तो वो सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प लेंगे। तो ये काम भी होता है कि भाई टर्शरी सेक्टर बैंकिंग की हेल्प लेके जो है प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट होते हैं टर्शरी सेक्टर पे। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि क्योंकि अब जैसे इनकम जो है, अगर हम बात करें 90s के बाद से आम आदमी की कई एरियाज में जो है इनकम बढ़ गई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट किसी बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा हो, हर जगह
इनकम डिफरेंस तो देखने को मिल रहा है कि हाँ इंसान की इनकम तो बढ़ रही है, तभी इंडिया जैसी कंट्री में बोलते हैं कि गरीबी है गरीबी है गरीबी है, पर सड़कों पे निकलो तो हर दूसरी गाड़ी आपको ऑडी या मर्सिडीज देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम जो है कहीं ना कहीं अच्छी खासी जनरेट जो है हो रही है। तो जितनी ज़्यादा किसी इंडिविजुअल की इनकम होगी उतना ही उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा। भाई वो कमाएगा तो वही सोचेगा कि हाँ कमा रहा हूँ तो फिर शौक भी पालूँ, ठीक है। तो जैसे कि अच्छी इनकम हुई तो फिर फैमिली बच्चे बीबी क्या बोलेंगे कि चलो यार आज तो कहीं बाहर किसी अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं। अब वो फैंसी रेस्टोरेंट क्या होगा, एक टर्शरी सेक्टर की ब्रांच होगी, उसी के अंदर बना हुआ एक इंडिविजुअल यूनिट होगा, ठीक है, कि चलो आज मॉल घूम के आते हैं, चलो थिएटर में मूवी देख के आते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, टर्शरी सेक्टर के अंदर होंगी। तो हाई इनकम की वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, जिसकी वजह से फिर से क्या होगी, एक बूम मिलेगी किसको, टर्शरी सेक्टर को। इसके बाद बात करें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो आईटी डेवलपमेंट हुआ है कंट्री के अंदर। बैंगलोर में जैसे ही बाहर की कई सारी आईटी कंपनीज आई हैं जिन्होंने देखा कि भाई इंडियन यूथ में काफ़ी सारा टैलेंट है, बीपीओज जो खुले हैं कि दिन रात, जैसे कि इंडियन मैक्सिमम इंडियंस जो बीपीओज में, इंटरनेशनल बीपीओज जो इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है उनमें काम कर रहे होते हैं, तो उनको पता है कि हाँ हम बाहर बैठे भी, न्यूयॉर्क में बैठे भी, किसी लंदन में बैठे हुए भी इंडिया में अपना दिन में भी काम करवा सकते हैं, रात में भी काम करा सकते हैं। यहाँ का यूथ ऐसा है कि दिन में भी काम करेगा, रात में भी करने के लिए रेडी है, और बहुत ज़्यादा उनको चार्ज भी नहीं करना पड़ता, कम पैसे में भी वो इजीली जो है मान जाते हैं। वहाँ की किसी लोकल इंटरनेशनल, अगर हम बात करें बाहर की कोई कंपनी है, वो अपने किसी सिविलियन को अगर जॉब ऑफर करेंगे तो उन्हें उसे अच्छा खासा जो है पे करना पड़ेगा। बट इंडिया के किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर वो हायर करते हैं तो वो कम पेजेस में जो है रेडी हो जाएगा। तो जितना डेवलपमेंट हो रहा है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वो भी क्या हो रहा है, एक अच्छा खासा बूम दे रहा है इंडियन इकोनॉमी को। तो ये वजह है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है टर्शरी सेक्टर का आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो एक पॉजिटिव साइड होगा कि हाँ भाई डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है वो ये कि कितना इनकम, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये सेक्टर कर रहा है, कितने लोग जो हैं यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ आ रहा है तो भैया जो भी इंसान इस सेक्टर में काम करने जाएगा वो बहुत अच्छा वाइसली वर्स्ड होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा, एजुकेटेड होगा, अच्छे अच्छे स्कूल्स भैया IITs IIM इन सबसे पास आउट होगा, तभी वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज इंडिया में आती हैं या बाहर कोई हायर होके जाता है तो ही वो केपेबल होगा काम करने में। नॉर्मली तो वो काम नहीं कर सकता। तो ऐसा इंसान जो 10th 12th पास है वो कहाँ जाएगा, वो क्या काम करेगा। तो उसके लिए भी है कि भाई या फिर एजुकेटेड ही नहीं है, कोई भी उसमें क्वालिटी नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, आपने कई बार स्ट्रीट्स पे देखा होगा फूल बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, सिग्नल्स पे आप कभी खड़े हो गए तो आपने देखा होगा कुछ हैंडमेड टॉयज होते हैं, कार्स होती हैं, वो बेचते हैं। तो वो भी क्या है, टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल है कि बेचने का काम कर रहे हैं, सेलिंग का काम कर रहे हैं, पर उनकी इनकम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इतना इसमें इस सेक्टर को इतना हाइक मिला हुआ है, जबकि 50% एम्प्लॉयमेंट भी अगर कंट्री की बात करें तो ये सेक्टर जो है प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से इसका नेगेटिव साइड है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट ये नहीं करवा पा रहा है। डेवलपमेंट खूब हो रहा है पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट ये नहीं करवा पा रहा। तो फिर जो मैक्सिमम पब्लिक है वो काम कहाँ करती है, टर्शरी सेक्टर में तो नहीं करती। और जो अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो वो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो किसी प्राइवेट हाथों में होता है, वहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस नहीं है कि बहुत सारे लोग उसमें काम कर सके। तो फिर कहाँ सारे लोग काम करते हैं। तो इन केस आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वेयर इज द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग इन विच सेक्टर, या वेयर इज द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग इन इंडियन इकोनॉमी, तो आप क्या आंसर करेंगे, प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं हमारी कंट्री के काम कर रहे होते हैं, या तो वो किसी एग्रीकल्चर, या तो वो खुद किसान होंगे, या एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी में काम कर रहे होंगे किसानी से रिलेटेड, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, बी हाइविंग, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, बहुत सारी चीज़ें, प्लांटेशंस, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे जो है ये लोग काम कर सकते हैं, कम वेजेस में काम करते हैं। इसके बाद जैसे कि बताया था मैंने, मिनरल एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन भी इसी कैटेगरी में आता है।
तो माइंस में आपको पता होगा बहुत सारे लोग माइंस के अंदर ही जाके काम करते हैं, तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इस सेक्टर का होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत भी इस सेक्टर में करनी पड़ती है। तो एग्जाम में पूछा जाए, यूजुअली 1 वर्ड मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे किस सेक्टर में होती है, तो यू शुड बी आंसरेबल कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स इसके बाद।